से बड़ी खबर आपको बताते चलें कि काल काजी मंदिर में स्टेज गिर गया। दरअसल ये स्टेज तब गिरा जब बी प्राक का शो चल रहा था और इस स्टेज गिरने से उसमें 17 लोग घायल हो गए और एक 45 साल की महिला की मौत भी हो गई। बता दें कि जागरण के दौरान मंच गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ। रात करीब 12:30 बजे यह हादसा घटित हुआ। स्टेज के नीचे दबे हुए कई लोग और जागरण कार्यक्रम में करीब 1600 लोग मौजूद थे। बॉलीवुड सिंगर बी प्राक के शो में ये सभी लोग पहुंचे थे। 1600 लोगों की भीड़ थी। तभी अचानक स्टेज गिर गया, उसमें तमाम लोग दबे नजर आए। 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक 45 साल की महिला की उस स्टेज गिरने की वजह से दबकर मौत हो गई। यही वो तस्वीरें हैं। बता दें कि सिंगर बी प्राक जागरण का कार्यक्रम चल रहा था और उस दरमियान 12:30 बजे जहां पर 1600 लोग सुनने के लिए बी प्राक सिंगर को आए थे, वहां नहीं पता था कि ऐसे अचानक से यह हादसा हो जाएगा। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जहां पर आपको एरो के जरिए वो दिखाया भी जा रहा है कि जो स्टेज है वो कैसे अचानक से गिर पड़ता है। तमाम लोग उसके नीचे खड़े हैं लेकिन अचानक से स्टेज गिर पड़ता है। 17 लोग उसके अंदर घायल बताए जाते हैं। एक महिला की मौत भी हो जाती है। बहुत ही दुखी हुआ, दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ। और अपनी जहाँ पर मैं गा रहा हूँ माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताते चले कि दरअसल सांबर फेस्टिवल का आज समापन होने वाला है। 3 दिवसीय ये उत्सव मनाया गया और आज उसका होगा समापन। सांबर लेक टाउन में आकर्षण का केंद्र पिंक फ्लैमिंगो आकर्षण का केंद्र रहा और लोक कला, धार्मिक विरासत, एडवेंचर पर्यटन की झलक भी इसमें देखने को मिली। और आज 3 दिवसीय ये कार्यक्रम उसका होगा समापन। 3 दिवसीय सांबर उत्सव का समापन होगा। सांबर फेस्टिवल का समापन आज होना है। और ये तस्वीरें देखिए, मनमोहक दृश्य, मनमोहक नृत्य भी आपको दिखाई पड़ रहा है और जिसमें ये जयपुर में आयोजित हुआ था। 3 दिवसीय सांबर उत्सव का आज समापन होना है जिसमें अलग अलग, चाहे वो लोक कला की हम बात कर ले, धार्मिक विरासत की बात कर ले, एडवेंचर की बात कर ले, इसमें तमाम पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं और अलग अलग इसमें कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम भी रखा है देवयानी तीर्थ पे, जो कि 21,000 दीपक एक साथ जलाए जाएंगे। देवयानी का यहाँ अपना एक महत्व है, शाकंभरी का अपना महत्व है। तो सांबर आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक नगरी, धार्मिक नगरी, अब हमने उसको पर्यटन नगरी के रूप में साहसिक गतिविधियों से जोड़ दिया। और वहीं कोटा शहर के भीतरी इलाके में स्थित स्वर्ण रजत मार्केट, सराफा बाजार, क्लॉथ मार्केट और जेएमएम प्लाजा जाने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में जहां अतिक्रमण बढ़ रहा है तो वहीं यहां खड़े वाहनों के चलते हमेशा जाम की स्थिति भी बनी रहती है। यहां के कारोबारियों का कहना है कि जाम और पार्किंग व्यवस्था न होने से लोग अब यहां आने के जगह ऑनलाइन खरीदारी पर जोर दे रहे हैं, जिससे उनके कारोबार पर भारी असर पड़ रहा है। व्यापारियों ने कई बार यूआईटी और प्रशासन को पार्किंग की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की और यूआईटी के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन बैठक में 8 बिंदुओं समेत सहमति भी बनी थी, लेकिन समस्या जस की तस अभी तक बनी हुई है। अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो यहाँ काफ़ी बताऊँ जाम लगा रहता है। गाड़ियों का यहाँ इतना जाम लगा है कि यहाँ पार्किंग की बड़ी व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की काफ़ी समस्या है। इस बारे में यूआईटी को पहले भी अवगत करवाया था और इस समय शादी विवाह का सीज़न चल रहा है। हज़ारों की तादाद में ग्राहक यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं। क्लॉथ मार्केट वालों ने सामने जो लोहे के खंभे गाड़ रखे हैं, इसको हटाने के लिए यूआईटी को पहले भी अवगत किया था।
और पाली आनंदपुर कालू थाने में युवक के साथ मारपीट के दर्ज मामले में शनिवार को ये मामला तूल पकड़ लिया। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल भेज दिया। और इसी मामले में जब पुलिस संत लक्ष्मणनाथ महाराज को गिरफ्तार करने आश्रम पहुंची तो ग्रामीण भड़क गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण आश्रम पहुंचकर गिरफ्तारी का विरोध करने लगे और इधर व्यापारी भी बाजार बंद कर आश्रम जा पहुंचे। स्थिति भांपते हुए पुलिस ने देर शाम तक संत को गिरफ्तार नहीं किया और इधर ग्रामीण इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश के चलते द्वेष भावना तहत कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। और झालावाड़ से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि रायपुर झालापाटन के दौरे पर आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहने वाली हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। सरस डेयरी और गायत्री मंदिर जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। उसके बाद देर शाम डाक बंगले में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। सांसद दुष्यंत सिंह समेत कई भाजपा के नेता मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झालावाड़ में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दौरा होने वाला है, जहां तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित है। देर शाम जहां डाक बंगले में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, तो वहीं आपको यह भी बता दें कि सरस डेयरी और गायत्री मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और जयपुर से बड़ी खबर आपको एक और बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव का आज प्रदेश का दौरा होने वाला है। थोड़ी देर में वो ओटीएस पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव। और भजनलाल शर्मा के साथ ये शिष्टाचार की मुलाकात बताई जा रही है। थोड़ी देर में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलेंगे। शिष्टाचार मुलाकात है और ओटीएस में जहां पर 11 बजे आज 109वें एपिसोड मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत होगी। ओटीएस में दोनों ही मुख्यमंत्री इस मन की बात पीएम की सुनेंगे और साथ ही ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। हो सकता है कई मुद्दों पर बात भी किया जाए। लोकसभा चुनाव पर भी 2024 में लोकसभा चुनाव है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है कि किस तरह प्लानिंग मैनेजमेंट किया जा रहा है। राजस्थान में उसी तर्ज पे हो सकता है मध्य प्रदेश में भी प्लानिंग और मैनेजमेंट किया जाए। खबर पर हमारे साथ बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव और भजनलाल शर्मा की ये मुलाकात कैसी है और पहली बार ये शिष्टाचार मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री दोनों नए मुख्यमंत्री बनने के बाद से? जी बिल्कुल, दोनों ही मुख्यमंत्री बिल्कुल नए हैं और आज दोनों की जो मुलाकात है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार जयपुर पधार रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव। तो उनका स्वागत करेंगे सीएम भजनलाल और ये जो मुलाकात है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। खास तौर से जो यादव वोट है राजस्थान का वो बीजेपी के साथ बना रहे, तो इसको लेकर के भी एक कोशिश है कि यादव समाज में एक मैसेज आए कि देखिएगा कि हमने मध्य प्रदेश में यादव समाज का जो है, यादव बिरादरी का जो है ना मुख्यमंत्री दिया है, इसलिए यादव समाज का अधिकांश वोट पार्टी खाते में आए। लेकिन सबसे बड़ी निगाह इस बात पर है कि ईआरसीपी को लेकर आज दोनों मुख्यमंत्री जब आपस में मिलेंगे तो क्या बात होगी, क्योंकि ईआरसीपी की परियोजना जो है उसमें हिस्सेदार बनेगा मध्य प्रदेश भी, क्योंकि पानी जो अधिकांश मध्य प्रदेश से बहकर राजस्थान में आएगा और फिर राजस्थान में उसको रोक करके और फिर ये प्रोजेक्ट बनना है। तो ऐसे में किस तरह से पानी राजस्थान को कितना मिले और मध्य प्रदेश को कितना पानी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसको लेकर के अभी तक कोई एक राय नहीं बन पाई है। उसको लेकर अभी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। एक बैठक केंद्र सरकार के स्तर पर दिल्ली में हो गई है, लेकिन अब आज दोनों मुख्यमंत्री जब आमने सामने जयपुर में बैठेंगे तो चर्चा जरूर होगी कि आखिर क्या समाधान निकाला जाए ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतर आए। पहले जब इसकी डीपीआर बनी थी वसुंधरा राजे कार्यकाल में, तब कोई 35,000 करोड़ रुपए की योजना बताई जा रही थी, लेकिन अब इसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस तरह से माना यह जा रहा है कि अगर जल्द इस पर काम शुरू नहीं किया गया तो फिर और ज्यादा जो ना इसका खर्च बढ़ जाएगा। इसलिए राजस्थान सरकार की कोशिश यही है कि जो 13 जिले हैं पूर्वी राजस्थान के,
उनके लिए इस योजनाओं को जल्द मूर्त रूप दे करके इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की शुरुआत हो, और उसके लिए 90% हिस्सा राजस्थान चाहता है कि जो इसका खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करे। तो उसी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। आज दोनों मुख्यमंत्री जब आमने सामने बैठेंगे तो लग ही रहा कि कोई न कोई बात इस बारे में भी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ में बैठ करके भी चर्चा होगी, तब कहीं जाकर इसका रास्ता निकलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की ओर से मोहनलाल यादव अपने प्रदेश के हितों का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो वो राजस्थान को सहयोग भी करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्य हैं और दोनों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। दोनों पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों यही चाहेंगे कि राजस्थान के हित भी प्रभावित ना हो और मध्य प्रदेश की जनता भी नाराज ना हो, और दोनों ही राज्यों के जो किसान हैं जो चाहते हैं कि उनके खेतों तक पानी आए, जो यहाँ पर पेयजल की समस्या, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है, तो उसको लेकर के भी उस समाधान निकाल लिया जाए। तो इस बारे में आज चर्चा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। थोड़ी देर बाद में सीएम मोहनलाल यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और उसी दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा होगा। तो कुछ देर के लिए ईआरसीपी को लेकर जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में एमओयू भी साइन हो चुका है, और महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष अब इसको लेकर लगातार हमलावर भी है कि ईआरसीपी खुद की योजना थी, जब हमारी सरकार थी तो इस पर बहुत तंज कसा जा रहा था, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी ये चर्चा अहम मानी जा सकती है। जी देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले जो भी 1-2 चुनाव हुए हैं तो उसमें ईआरसीपी पर वोट मांगे हैं दोनों ही पार्टियों ने, और कांग्रेस की सरकार ने तो कोशिश भी की थी और बड़े बड़े जलसे भी कराए थे पूर्वी राजस्थान में। प्रियंका गांधी को बुलाया था, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाकर के कार्यक्रम उन्होंने कराया था, लेकिन पूर्वी राजस्थान की जनता का जो भरोसा था वो बीजेपी के साथ रहा। इसलिए इस बार जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इसलिए अब लोकसभा के चुनाव में इन जिलों की तमाम जो लोकसभा की सीटें हैं उनको बीजेपी जीतना चाहती है, अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है। इसलिए इस इलाके की जनता को वो भरोसा देना चाहती है कि हम देखिए आपके हितों की बहुत फिक्र कर रहे हैं, और केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और मध्य प्रदेश सरकार से हमारा बराबर संपर्क बना हुआ है, और इस दिशा में हमने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। तो एक भरोसा भी पैदा करने की कोशिश की जा रही, ताकि मतदाताओं के मन में कोई किसी तरह का संशय ना हो कि भजनलाल सरकार ईआरसीपी को लाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। वो काम करते हुए दिखना चाहती है लोकसभा चुनाव तक, और तब तक कुछ न कुछ कागज पर दस्तावेजों में बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो शिष्टाचार मुलाकात है, ईआरसीपी अहम मुद्दा है, लोकसभा परिदृश्य से बहुत अहम मुलाकात है, और साथ ही यादव वोट को साधने की भी कोशिश की जाएगी। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि प्रदेश में 15 फरवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार के आदेश पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे भारत की सांस्कृतिक परंपरा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस राज्य सरकार पर आरएसएस की योजना थोपने का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। सूर्य नमस्कार पर आर पार। आज देश ने दुनिया के अनेक देशों में सूर्य नमस्कार को अंगीकार किया है। फिर बढ़ी सियासी तकरार। राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। सबके लिए सूर्य नमस्कार जरूरी। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में आते हैं, उन सबको करना चाहिए यदि वो भारतीय है तो। फिर सियासत में क्यों बनी मजबूरी? सूर्य नमस्कार पर तकरार का क्या तुक? भजनलाल सरकार अपने वादे को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। छात्रों को शिक्षित करने के साथ ही संस्कारित करने में भी भिड़ चुकी है। नौनिहालों को देश की समृद्ध परंपरा से जोड़ने की कवायद इसी कोशिश का एक नतीजा है। सूर्य भगवान के बिना हमारा जीना असंभव है। हमको प्रकाशमान करते हैं, और मैं कहता हूँ ये भारत की धरती सूर्य भगवान के बिना चल नहीं सकती है। इसलिए हम जिस प्रकार से हम अन्य की पूजा करते, पहाड़ों की, पर्वतों की, नदियों की, पोखर है और अन्य की पूजा करते, इसी प्रकार से हम सूर्य भगवान की भी आराधना करेंगे। इससे पहले कि कांग्रेस प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बयान पर विरोध की रणनीति बनाती,
मदन दिलावर के खिलाफ मुहिम चलाती। दिलावर ने कोटा की रामगंज मंडी में युवाओं को सूर्य नमस्कार किसी और के जरिए नहीं, खुद सूर्य नमस्कार करके युवाओं को दिखाया। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में आते हैं, उन सबको करना चाहिए यदि वो भारतीय है तो। और भारतीय नहीं है तो मना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा कौन कौन भारतीय नहीं है। इतिहास हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपराएं हो, उनका संपूर्ण ज्ञान हो। इस नाते ये सब राजस्थान में हमारे विद्यालय में शुरू हुआ है, तो हम सब लोगों का इसका स्वागत करना चाहिए। आज देश से दुनिया के अनेक देशों में सूर्य नमस्कार को अंगीकार किया है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को रास नहीं आ रही। कांग्रेस कह रही है कि सूबे की नई सरकार अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने की बात करती है और स्कूलों को आरएसएस की पाठशाला बनाना चाहती है। योग और सूर्य नमस्कार को कांग्रेस शिक्षा का भगवाकरण बता रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बिना शिक्षाविदों की राय के, बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के पाठ्यक्रम जोड़े जा रहे हैं, जो केवल और केवल ये दर्शाते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। दरअसल 15 फरवरी को राजकीय स्कूलों में प्रार्थना सभा में एक साथ सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। इसमें न केवल विद्यार्थी शामिल होंगे बल्कि शिक्षक और अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग इस दिन सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि प्रार्थना सभा के दौरान सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया जाए। इसके लिए लड़कियों के अलग अलग अभ्यास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों को सूर्य नमस्कार के जानकार दक्ष प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। बहरहाल सूर्य नमस्कार स्कूलों में नियमित करने को लेकर 15 फरवरी के बाद फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मकसद भले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर प्रदेश को गौरव दिलाना हो, लेकिन कांग्रेस इस प्रयास को भला कैसे स्वीकार करती, वो जानती है। विरोध के बयानों से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जूझने की संजीवनी प्राप्त करेंगे, जो लोकसभा चुनावों में आगे काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।